घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव 2014 कई मायनों में महत्वपूर्ण होते जा रहा है। खास करके एक जो अहम मसला सामने दिख रहा है वो है भारतीय नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे। ये नेता जो लगातार चुनाव के समय में ऐसा लगता है कि जानबूझ के इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कि जन सरोकार के मुद्दे, जन सरोकार के मसले, जन सरोकार से जुड़े हुई जितनी भी समस्याएं हैं उन पे लोग उनसे सवाल ना पूछें। क्या यही उनकी मंशा है जो ये बयानवीर हैं भारत के 2014 के चुनाव में उतरे हुए? क्यों लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं? कहते हैं कि शब्दों के चयन से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। तो क्या हमारे नेताओं का जो शब्दों का चयन है उनसे उनका पूरा चरित्र, व्यक्तित्व साफ नजर आ रहा है जनता को, या जनता अभी भी उनको समझते हैं कि वो उनके समस्याओं का हल निकाल सकते हैं? हमारे साथ हैं अवधेश कुमार जी हैं, मुश्ताक साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है अवधेश जी, मुश्ताक साहब वकील भी हैं, और हमारे साथ है आनंद साहू जो बीजेपी के युवा नेता है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं आनंद जी। जी, नेताओं की सोच, हालांकि नेताओं की छवि देश में पहले से भी बहुत अच्छी नहीं है। नेताओं पे ये लोग यकीन नहीं करते हैं। नेताओं की बातों को लोग ऐसे सुनते हैं, सुनने के लिए उनको लाए जाते हैं, वो खुद सुनने के लिए नहीं आते हैं। जी, ऐसी स्थिति, ये मैं, आप भी जानते हैं इस बात को जो मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि आप इससे सहमत जरूर होंगे। लेकिन सवाल है कि लगातार तमाम दल के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे लगता है कि उनकी सोच ही उसी तरह की है। क्योंकि बयान को आप कैसे देखेंगे अन्यथा? आज नरेंद्र मोदी को लेके जो आजम खां के बयान आए या बेनी प्रसाद वर्मा के बयान आए या इस तरह के बयान आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो इन बयानों को देख के ये जो बयानवीर हैं इनकी मंशा तो कुछ होती होगी। मुझे लगता है बहुत सत्य वचन आप बता रहे हैं। जिस प्रकार से आज पूरा देश की जो माहौल है, आज़ादी के बाद मात्र 65-66 वर्षों में इस प्रकार की लोकतंत्र की जो गिरावट हो रही है, खास करके हमारे राजनेताओं द्वारा, वो बिल्कुल ही चिंता का विषय है। क्योंकि आने वाला पीढ़ी, आप अगर देखिए, जिन हमारे वीर स्वतंत्रकारियों ने अपने प्राणों की बाजी दे करके भारत को आज़ाद कराया, वैसे आज जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके दिल में जो भारत के प्रति जो एक अंतरात्मा में जो एक विचार पनप रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। उससे वो जो करुणा का जो भाव था वो, और देश के प्रति जो एक न्यौछावर होने का जो समर्पण का जो भाव था, वो कहीं मिटता हुआ नजर आ रहा है। और इसका नतीजा ये होता है, किसी भी देश को अगर पीछे धकेलना है तो उस देश के युवाओं के हृदय से देश प्रेम का जो भावना है उसको आप खंडित कर दीजिए तो वो देश निश्चित रूप से उसका जो है, यहाँ देश प्रेम का मसला नहीं है, यहाँ राजनीति सवाल है जो सियासी जी स्वार्थ, वही मैं आ रहा हूं जी, मैं वही आ रहा हूं। कहने का अर्थ यह है कि आज देखिए, हमारे एक नेता ये थे जैसे सुभाष चंद्र बोस और तमाम बड़े बड़े जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और आज के नेता जो आज हमारे अलग अलग दल में, देखिए अगर नाम ले बेनी प्रसाद जी का, तो सीधा उनका नाम लेते ही लोग कहेंगे कि ये तो ऐसा आदमी है जो कुछ भी बोल देता है। वैसे माननीय दिग्विजय सिंह जी, वैसे सुर्खियों में बने रहने के लिए कई ऐसी वक्तव्य दे देते हैं, विषय और नीति और बड़े बड़े मुद्दों को साइड करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। इसी प्रकार केजरीवाल जी का ले लीजिए, केजरीवाल जी बिना कोई इतनी दादागिरी करते हैं, कोई भी विषय को कैसे ढक के और अपने आप को प्राइम टाइम में कैसे बना के रखना है, इस प्रकार का एक षड्यंत्र जो है देश में जो चल रहा है। और विषय से विषयांतर करके आज विषय क्या है, देखिए पिछले 10 वर्षों में मेन विषय क्या रहा? सबसे बड़ी विषय रही भ्रष्टाचार, दूसरा विषय महंगाई, तीसरा विषय बेरोजगार, चौथी विषय महिलाओं की सुरक्षा देश में जिस प्रकार से खंडित हुआ, और पांचवा जो है बच्चों के भविष्य जो है, युवाओं का जो भविष्य जो है वो बिल्कुल खतरे में, और साथ साथ अलगाववाद, नक्सलवाद, उग्रवाद और इंटरनेशनल टेररिज्म, ये सारे मुद्दे। मेरा जो सवाल है, अब कुछ अंश आपको ऐसे छोट भैया नेताओं से लेके कुछ बड़े नेताओं के भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ अंश पहले कुछ नेताओं को आपको हम दिखाते हैं। जी, हमें तुम्हारा
नहीं चाहिए। बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी, हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए। हमें अफसोस है, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम माफी मांग लेंगे अगर हमने कोई गलती की है। इस मध्य में बैठे हुए लोगों, तुम्हें बड़ी रकम खींचना है, तुम्हें हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में हिस्सेदारी करना है। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना को मोदी को, मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे। मुश्ताक साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अभी तो हमने सिर्फ और भी दिखाएंगे आपको हम, ये आजम खान और इमरान साहब के दो बयान भी ऐसे हैं जो लगातार बयान के वजह से सुर्खियों में रहते हैं और उस पर तालियां भी आपने दी। क्या ये माना जाए कि लोग इस तरह के शब्दों को समर्थन देते हैं इसलिए नेता ऐसी बातें करते हैं, या नेताओं ऐसे शब्द के बोल के अपनी स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए अपने कुछ जो है ऐसे मकसद होते हैं उसकी पूर्ति के लिए काम करते हैं? जी हाँ, मेरा अपना ये मानना है कि ये जो नेता होते हैं ये पढ़े लिखे होते हैं। और नहीं, मैं ये दो बयान अभी पहले तो इस दो बयान के बारे में आपसे बात, तो जो बयान देते हैं तो ये आजम खान और इमरान साहब के जो बयान है, जो भी ऐसा जो बहुत ही जो इस तरह के जो बयान देते हैं उनका अपना एक पर्सनल उसमें मकसद होता है कि एक इस तरह का बयान देते हैं और जाहिर है कि कहते हैं कि ये एक एडवर्स पब्लिसिटी भी होती है, तो इस तरह का बयान दे करके एडवर्स पब्लिसिटी ले लेते हैं और कुछ देर के बाद जब उस पर सवाल उठता है तो कहते हैं कि मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया। तो इसमें उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है और ये बिल्कुल ये सोच समझ करके किया जाता है। और मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये जो है मेंटल बैंकरप्सी है कि उनके पास जो है जो अच्छे मुद्दे नहीं बोलना चाहते हैं और इस तरह की चीज़ों को पब्लिक के सामने ले जाकर के और पब्लिक को जो है वो डिल्यूजन में रखना चाहते हैं, एक जो है कंफ्यूजन की सिचुएशन में रखना चाहते हैं ताकि पब्लिक जो है रियल इश्यूज के बारे में न सोच सके और रियल जो इश्यूज हैं उसका जो है सवाल उन लोगों से न करे। इस तरह की इसीलिए इस तरह की चीज़ें जो है वो जो है कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जो कि बिल्कुल अनयूजुअल है। तो इसमें बिल्कुल जो है ये एक्सीडेंटल नहीं होता है, ये इंटेंशनल होता है और उसमें उनका पर्सनल अपना गरज होता है जी, पर्सनल उनका इंटरेस्ट होता है जी। चलिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण नेता इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो पब्लिसिटी जो कहते हैं किसी तरह से सुर्खियों में वो बने रह सकते हैं। अवधेश जी, क्या ये महज यहीं तक है? नहीं, ये तो सरलीकरण है, जितनी बातें आई हैं वो सच है, लेकिन जो आपने इसके पहले प्रश्न किया था, देखिए यह जो है हमारे राजनीति और समाज दोनों के अंदर जो घातक विकार है उसका प्रतिफल है। ये दोनों के अंदर ये विकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिनको राजनीति में नहीं होना चाहिए, जो राजनीति के लिए अयोग्य हैं, वो राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान पर हैं। जैसी राजनीति होनी चाहिए वैसी राजनीति नहीं है और फिर समाज की भी राजनीति और सत्ता के संदर्भ में जो उसका एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए उसकी जगह एक सामूहिक विकृत मनोविज्ञान पैदा हो गया है। ये अन्यथा जिस प्रकार की भाषा अश्लील, हिंसा, सांप्रदायिकता, धमकी, अंडरवर्ल्ड, आप देख लीजिए हर प्रकार की आपराधिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और जनता की तालियां मिल रही हैं उनको। अगर जनता की तालियां न मिले, जनता नकार दें, तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वैसे भी रुक जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को जो समर्थन मिल रहा है, तो मेरा कहना यह है कि इसको तीन दृष्टि से देखनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि संसदीय लोकतंत्र में राजनीति की जो सर्वोपरि भूमिका है, यानी देश का नेतृत्व करने की, हमारे आपके नियति के निर्धारण की, जो इस समय के राजनेता और पार्टियां हैं उनमें से एक बड़ा वर्ग उस अपने महत्वपूर्ण भूमिका को समझ ही नहीं रहा है। नहीं तो इतनी थूथू हो रही है, इतने आलोचनाएं हो रही है, विरोध हो रही है, लेकिन भाषा रुक नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि चूंकि राजनीति के बारे में संसदीय लोकतंत्र में जब राजनीति की कल्पना की गई थी, माना गया था कि सारे दल और सारे नेता
पक्ष में और विपक्ष में अंततः एक ही लक्ष्य के लिए काम करेंगे कि मनुष्य को केंद्र में रख के सही लोक नीति, लोक राजनीति हो, और उसी के लिए केवल चुनाव इसलिए होगा कि हम वही काम आपसे बेहतर कर सकते हैं। जब इसके बदले पूरी राजनीति केवल सत्ता पाने का माध्यम हो जाएगा और सत्ता जो है शक्ति और संपन्नता का आधार हो जाएगा, तो फिर उसी प्रकार के आप हथकंडे अपनाते हैं, वैसे लोग उत्पन्न होते हैं। और हमारी पूरी भारतीय राजनीति इस समय धीरे धीरे इन जकरन में जकड़ी हुई है। और समाज को, तीसरी बात यह है कि जो भूमिका राजनेताओं के, सामाजिक संगठनों की और मीडिया के लोगों की समाज के अंदर एक सकारात्मक चेतना विकृत पैदा करने की थी, उसमें राजनीति तो विफल रही है, लेकिन सामाजिक संगठन और मीडिया के लोग भी उसमें विफल रहे हैं, और उसी का परिणाम है ये। मीडिया विफल। चलिए, बेनी प्रसाद वर्मा ने आज क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। गांधी जी सेकुलरिज्म के लिए शहीद हुए और आरएसएस और भाजपा के लोगों ने किया। मोदी आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा है। जिस तरह की भाषा बोलते हैं, इस तरह की भाषा लोकतंत्र नहीं हो जाती। राजनाथ अध्यक्ष नहीं है, मोदी गुलाम। ये एक बात कह रहे हैं कि राजनीति की ऐसी भाषा नहीं होती है। जरा खुद उन्होंने शायद देखा ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, या वो जानबूझ के बोल रहे हैं कि भाषा को वो दुरुस्त कर रहे थे, वो भाषा की शैली को ठीक कर रहे थे, शब्दों के चयन को ठीक कर रहे थे, नेता की सोच को दर्शा रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा है आजम खान और बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर। बेनी प्रसाद वर्मा और आजम खान, इन्होंने मोदी जी पर फिर से एक बार गाली गलौज का उपयोग किया है। कांग्रेस की गाली गलौज की राजनीति की हम भर्त्सना करते हैं, और यह दर्शाता है कि कांग्रेस कितनी हताश है। मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, मोदी के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है, और इसलिए कांग्रेस और अन्य दल मोदी जी के बारे में इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करते हैं, बातें करते हैं, गालियां देते हैं। आनंद साहू जी, क्या मोदी को ही गाली गलौज दिया जा रहा है, या बीजेपी एनडीए के नेता भी हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं पीछे भी अपने इस पे आज के कार्यक्रम में दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा था जी, कि आज जो है देश के लोग पूरे तरह से अपने ईमानदारी और मेहनत और अपनी जीविका जो है अपने ही भरोसे चल रहा है। उनका सरकार के नीति और उनका कथनी और करनी, इन सभी चीज़ों से वो हताश हो चुके हैं। और इन हताशा जो दिया गया है सरकार के द्वारा, वो हताशे को छुपाने के लिए इस प्रकार के उनके जो नेता बीच में कोई ऐसे चीज लेकर आते हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, चाहे वो मोदी जी को अपशब्द अभद्र भाषा से संबोधित करते हैं, चाहे वो हमारे राजनाथ सिंह जी को कुछ कह देते हैं। तो इस प्रकार की क्या बीजेपी में भी लोग नहीं है, एनडीए में से लोग नहीं है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, आपको मालूम है कि एक बार अपने वरुण गांधी जी का विषय आया था, लेकिन उसमें हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो है विशेष रूप से संज्ञान लेकर के आगे कानूनी कार्रवाई के लिए उसको भेज दिया था और जेल भी जा चुके थे वो। तो मैं तो यही, जब इस प्रकार से इमरान जी और बाकी लोग ऐसे इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं, वो एक आदमी के ऊपर कार्रवाई होता है, बाकी लोगों के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? आजम खान जी जिस प्रकार का आप देखिए छोटे भैया, मैं आपके पास लगातार वो आप ये देखिए अपने जो है वक्तव्य से जी ये सारे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो, और सारे मर्यादा जो आज अभी जो एक चुनाव का जो दौर है उसमें एक मर्यादा जो इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया है उसका कई बार उन्होंने उल्लंघन किया। इलेक्शन कमीशन की मर्यादाओं का उल्लंघन तो तमाम दल के नेता कर रहे हैं, तमाम दल के नेताओं के खिलाफ शिकायत हो रही है, लेकिन इसकी जड़ आज की सियासत में अवधेश जी है कहां?
इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसका परिणाम क्या होने वाला है, इससे क्या वाकई जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर से पूरी मीडिया, आज हम जन सरोकार के मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं, आज हम बहस कर रहे हैं कि इस तरह के बयानवीर के क्या उनको वो हाशिए पे डालना चाहते हैं इस तरह के मसलों को। तो ये पहली बात तो यह है कि ये बात सच है कि इस समय जितने इस प्रकार के अश्लील, आपराधिक, हिंसक, सांप्रदायिक या जो भी कहें जो बयान आए हों, ज्यादातर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आए हैं। आप अगर देख लेंगे तो 100 में लगभग 99 बयान केवल नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है, एक मायावती पर केंद्रित है, बाकी सब वैसे ही है। एक भाजपा के एक नेता हीरालाल नागर ने टोंक में अभी बोला था, इसलिए भाजपा को भी अछूती नहीं मानेंगे कि जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए उस दिन सोनिया गांधी को उतार कर इसको इटली जो है भेज दिया जाएगा। ये तो बहुत साफ है। देखिए, मुद्दों का मतलब यह है, बहुत सरल सी बात है यह कि राजनीति अगर मूल्य और मुद्दों से भटक करके केवल सत्ता का माध्यम हो जाएगी तो उनमें मुद्दों पर बहस कहां से होगा? राजनीति में आएंगे कैसे लोग? पार्टियां टिकट कैसे लोगों को देंगी और दे रही है? और खुद अब आजम खान की समाजवादी पार्टी में जो हैसियत है वो इस समय अगर मुलायम सिंह और अखिलेश को छोड़ दीजिए तो उसके बाद पार्टी में किसकी हैसियत मानी जाएगी? ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेनी प्रसाद वर्मा की वैसे है, लेकिन बेनी जी का पहला बयान तो यह है नहीं ये मोदी गब्बर सिंह है, मुलायम गब्बर सिंह है, दोनों अंडरवर्ल्ड के आतंकवादी हैं। आज उन्होंने कहा कि आरएसएस के गुंडे हैं, अटल आडवाणी नीच है। संसद में उन्होंने कहा था, हम लोगों ने संसद में सुना है कि तुम्हारा लालू यादव को कहते हुए प्रभुनाथ सिंह को फलाना तुम्हारा बहनोई है तो तुम्हारा साला है। तो राजनीति का स्तर गिर गया है और मुद्दे इस समय हमारे सामने है ही नहीं। इसलिए कई बार जब मैं कहता हूं कि हमारे संपूर्ण राजनीति के विरेचन की इस समय आवश्यकता है, जो गंदगी है उसकी सफाई की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य से जो सफाई के नाम पर आता है वो स्वयं के अंदर ज्यादा गंदगी लिए हुए आ रहा है। तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। लेकिन मेरा कहना यह है, अभी भी मैं मानता हूं कि एक चीज मैं भूल गया, जो ये 2-4 बानगियां तो दिलीप जी हम वो दिखा रहे हैं जो कैमरे की पकड़ में आ गए हैं। बिल्कुल, पता नहीं कितने बयान ऐसे होंगे जो कैमरे की पकड़ में नहीं आए हैं। इसलिए मुझे कबीर दास जी की वो पंक्ति याद आती है कि सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन राई, कागज सब धरती करो, हरिगुण लिखा न जाए। अगर आप दुनिया भर का इंक इकट्ठा कर लीजिए और कागज, तब भी जो इस प्रकार के बयान हो रहे हैं होंगे और पीछे को उठा लीजिए तो आप पूरा नहीं कर सकते। इस स्तर पर हमारी राजनीति पहुंच गई है। जी नहीं अवधेश जी, यहां पर एक विषय विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आज एक चीज सभी लोग मान रहे हैं कि मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और सबको यह भी लग रहा है, जितने क्षेत्रीय दल है चाहे राष्ट्रीय दल है, सभी जो अपोजिशन है उनको लग रहा है कि अगर मोदी जी आ गए तो हमारी राजनीतिक हैसियत समाप्त हो जाएगी और हम जो है हाशिए में चले जाएंगे, हमारा जो है काले करतूत वो खोले जाएंगे। तो वो सब मिल करके एक गुट बना आपका जवाब में इतना सवाल हुआ है, मुद्दे से चाहते हैं। सवाल तो ये भी है कि मोदी जी को कमजोर करने का एक साजिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, चलिए ये मान लेते हैं कि बीजेपी के विरोधी, नरेंद्र मोदी के विरोधी साजिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का रास्ता रोका जाए, लेकिन जो बीजेपी और बीजेपी के नेता है, बीजेपी के जो प्रवक्ता है, बीजेपी के तरफ से जब इस तरह का बयान आए तब क्या माना जाए? नहीं, बीजेपी के तरफ से क्या बयान आया है? देखिए मैंने कोई ऐसा बयान नहीं देखा। अगर जसवंत सिंह जी अभी अवधेश जी ने नाम एक गिनाया, कई नाम है, हीरालाल जी। देखिए अवधेश जी ने यह भी कहा कि देखिए छोटे बड़े कोई अगर पूरे ऑफ द रिकॉर्ड अगर कोई बोलता है, उसका रिकॉर्ड अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे बहुत सारे वक्तव्य आते होंगे। लेकिन यहां अहम विषय है कि जब भी कोई विषय इस प्रकार का आता है, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी को ले लेते हैं ज्वलंत घटना, गोधरा का ही घटना को ले लेते हैं। गोधरा का घटना कैसे हुआ इस पर कोई नहीं चर्चा करता है। गोधरा मतलब मोदी जी कसूरवार। गोधरा का घटना कैसे हुआ? जब राम भक्त वहां पहुंचे, भाषा शैली शब्दों के राजनीति घटना करके गरिमा और मोदी जी को जो यहाँ 1-1.5 साल में 2 साल में उत्तर प्रदेश में 70 दंगे करवा दिए, वो धर्म आनंद साहू जी, आप अगर आप इश्यू से अलग होके बहस करना चाहते हैं तो एक अलग दिन हम बहस कर लेंगे। आज इश्यू बहुत साफ है
कि आप कहते हैं कि मोदी जो है, मोदी के कारण तमाम विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं, मोदी पे हमला कर रहे हैं, तो वो ऐसे शब्दों को रोकने के लिए ऐसे शब्दों का, ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। उनका राहुल गांधी भी करते हैं, सोनिया गांधी भी करती हैं, लेकिन उस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं। सोनिया गांधी भी करती है। मौत के सौदागर जब बोलते हैं, मौत का सौदागर भी देखिए, वो कम से कम कुत्ता का पिल्ला बोटी बोटी काट देंगे नहीं है ना। मान लीजिए आप देख लेंगे राहुल आरएसएस का गुंडा, आरएसएस का गुंडा कोई कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा है ना। देखिए आलोचना, हमला तो राजनीति में होनी ही चाहिए। मैं बात क्या हो, हमले भी होने चाहिए। जी, आपने अरविंद केजरीवाल को सुना जिस दिन नरेंद्र मोदी जम्मू में कह गए थे कि 3 एके, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री का स्तर नहीं है, उम्मीदवार के तरफ से इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। वो सही है या किस तरह के बयान खुद अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, एक अलग मसला है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि तमाम दल के नेताओं को, तमाम दल के बड़े नेताओं पर भी इस तरह के मर्यादाओं को उल्लंघन करने की बात लगातार सामने आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही दिलीप जी। मुझे लगता है इस पर एक कोई मर्यादित, एक मैसेज देने वाला कोई, मुझे लगता है त्वरित गति से कोई ना कोई ऐसा एक सर्वदलीय बैठक कोई करके, और सर्वदलीय बैठक करके आप नेताओं की भाषा को ठीक करेंगे। मुझे क्या लग रहा है, देखिए एक मतलब एक ये होना चाहिए कि सभी को मानना चाहिए कि ऐसी अपशब्द जो है इसका प्रयोग ना हो, क्योंकि देखिए मर्यादा में रह के भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि मर्यादा तोड़ करके ही सब कुछ कहा जा सकता है। देखिए दिलीप, इस प्रकार की जो है, जैसे अब आपने देखा ही होगा जब आजम खां जी का भैंसिया खो गई, तो किस प्रकार से वो मीडिया में बने रहने के लिए वो किस प्रकार से भैंसों का ही चर्चा करने लगे अपने भाषणों में। जी। तो ये मुद्दा नहीं। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की घटना हो रही है, दिन दहाड़े अपहरण हो रहे हैं, इतने सारे घटना हो रहे हैं। एक सवाल पूछते हैं मोदी पे, वो सारा विषय भी एक बात करने के लिए। जी आनंद जी, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये कह रहे हैं कि तमाम हमला, ज्यादातर हमला इस तरह के शब्दों का चयन नरेंद्र मोदी के लिए या नरेंद्र मोदी के विरोध में किया जा रहा है, उनके जो विरोधी हैं वो कर रहे हैं। मैं अब एक बात बता रहा हूँ जी, खुद जो है नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का बयान दिया है, और वो क्या है कि जब जो है गोधरा राइट्स के बारे में बात हुई तो उन्होंने एक बहुत ही हेटफुल और बहुत ही कॉन्टेम्पचुअस जो है लैंग्वेज इस्तेमाल किया कि अगर कार के नीचे जो है ये कुत्ते के बच्चे आ जाएं तो उसमें कोई क्या कर सकता है। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल कार के पहिए के नीचे कुत्ते का पिल्ला भी आ जाए, मर जाए तो दर्द होता है, दर्द होता है, दुख होता है, उसको उल्टा नहीं लेना चाहिए। और वो तो मनुष्य नहीं, लेकिन उसकी क्या जरूरत थी? नहीं, जरूरत इस तरह की सिमिली की क्या जरूरत? किसी ने नहीं, ऐसी बात आप क्यों कहते हैं जिससे सामान्य सी बात है कि एक बिल्ली नीचे आ जाएगी, एक चूहा भी आ जाए तो आदमी को दर्द होता है। परसेप्शन है, वो आपका परसेप्शन है। मोदी जी का था, हम जो है अफेक्टेड है तो हमारा परसेप्शन जो है अलग है। देखिए अगर दिल साफ नहीं रहेगा तो आप फूल चलाएंगे तो उससे भी चोट लगती है, और दिल साफ रहेगा तो पत्थर भी चला देंगे तो चोट नहीं लगेगी। एक बात सुनिए, एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस हमाम में सारी पार्टियां नंगी हैं। कोई जो है ज्यादा जो है इस तरह के बयान पार्टी के लोग दे रहे हैं, किसी में कम है, लेकिन इसमें जो मेरा ये मानना है कि आज से 100 साल पहले इसी तरह की लैंग्वेज के बारे में उर्दू के एक शायर मीर तकी मीर ने एक शेर कहा था, उसमें एक नसीहत दिया लोगों को, और वो शेर ये है कि शर्त सलीका है हर एक अम्र में, इन एवरीथिंग देयर शुड बी सम डिसेंसी। शर्त सलीका है हर एक अम्र में, ऐब भी करने को हुनर चाहिए। इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज समबडी, क्रिटिसाइज हिम इन ए डिग्निफाइड मैनर, इन एन आर्टिस्टिक मैनर। तो इसलिए जो है, और दूसरे भी करने के लिए भी आपको तरीका सही होना चाहिए। तो आप क्रिटिसाइज जरूर किसी को कीजिए, लेकिन एक जो है डिग्निफाइड वे में कीजिए, एक लिटरेरी वे में कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि ये डिग्निफाइड वे अभी तक केवल 2 पार्टियों की ओर से ज्यादातर गाली गलौज आई है, वो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये सच है, टोटल बयान हमने इसलिए कंप्यूटर खोल लिया, मैंने काउंट कर लिया है। जितने बयान है या तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है, और निशाना मोदी है। एक जगह जैसे एक उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, चौधरी साहब सिंह जो है मोदी को बंदर कह रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के हैं। उन्होंने जो है
एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंच ही नहीं सका, इकट्ठे हो जाओ तो रास्ते में ही जो है उसका काम तमाम हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो एक पहले जो क्रिमिनल जिस प्रकार की भाषा बोल रहे थे, आप नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करो, उनके बयानों की आलोचना करो। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है तो आप उस पर करो, लेकिन ये जो भाषा है ये तो आम आदमी के अंदर एक भय पैदा करता है कि इन लोगों के हाथ में अगर सत्ता आएगी तो ये करेंगे क्या, अभी केवल ताकत है। तो ज्यादातर ये दो पार्टियों को ज्यादा सोचने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी, अब जो इसका बयान है, जो अभी कांग्रेस के नसीमुद्दीन से जिस बयान का मसूद का हम कर रहे हैं, उनका बयान उस समय का है जब वो समाजवादी पार्टी में थे, आज का बयान नहीं है। वो ऐसा कह रहे हैं नहीं, वो टेप भी टेप से है कि 18 सितंबर 2012 का वो बयान। सलमान खुर्शीद जी ने भी मोदी साहब को गलत। आप सलमान खुर्शीद का देखिए, सलमान खुर्शीद का बयान देखिए, लगातार वरिष्ठ नेता है, दिग्विजय सिंह जी के कई विवादित बयान रहे हैं, नरेंद्र मोदी का बयान, विवादित बयान देना अलग बात है, लेकिन धमकी और गाली देना अभद्र भाषा का, वो मैं कह रहा हूं। दिग्विजय सिंह के बयान जो है विवादित हो जाते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह किसी को इस ढंग से, जैसे देखिए एक बयान मेरे सामने है, कैराना से सपा के लोकसभा प्रत्याशी नासिर हसन, वो कह रहे हैं कि अरे मायावती को देखो 3-3 बार नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गई, और जानते हो साले दोनों कुंवारे हैं, क्यों बैठी गोद में, अब बताइए। वेरी हाईली ऑब्जेक्शन। ये इस प्रकार की भाषा अगर जो आ रही है, अश्लीलता की सीमा पार की जा रही है, तो ये चिंता का विषय है कि राजनीति में ऐसे व्यक्ति को तो टिकट काटना चाहिए, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को टिकट काटना चाहिए। आप ये देखिए, कांग्रेस में अमेंडमेंट होना चाहिए। आप ये देखिए कि इस तरह के नेताओं के जो भाषण है, जो भाषा है, जो उनके जो शब्द हैं, उस पे पार्टी के नेता के तरफ से उसको बचाव किया जाता है। हाँ बिल्कुल बचाव है। तो कहीं ना कहीं आप पार्टी के तरफ से इसको प्रोत्साहित करते हैं। जी, ये तो बहुत साफ है। अगर पार्टी नेतृत्व कार्रवाई नहीं करता है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपके उस अपराध में मौन सहमति है। बहुत सीधी सी बात है, आप भी उसके भागीदार हैं। सभी पार्टियों में अनुशासनात्मक कार्रवाई है, आप सस्पेंड कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, उसका टिकट वापस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है उसके बारे में जी। तो वो तो कोई करता नहीं है, तो छोटा सा मौन सहमति है। कई और अहम सवाल हैं इससे जुड़े हुए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।